दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक सेन एक बड़ी चर्चा को लेकर के आप आपके सामने है। सारे अलग अलग प्रदेश से 3 लोग हमारे मेहमान हैं जो इस चर्चा में भाग लेंगे। तो पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं कि चुनाव और कोरोना, चुनाव की राजनीति और कोरोना का संकट। आइए पहले मैं परिचय करा देता हूँ आपका। सोनाली जी हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, जानवी जी हैं गुजरात से, और रवि शुक्ला है हमारे साथ उत्तराखंड से। रवि अभी चले गए हैं। सोनाली जी मैं आपके पास आता हूँ। क्या सरकार को, हमने अपने एक प्रोग्राम में बोला था कि सेकेंड वेव आएगी, तो क्यों सरकार सतर्क नहीं? सोनाली जी या हाँ, सुनाई नहीं आ रहा है आपका वॉल्यूम, वॉइस क्लियर नहीं सुनाई आ रहा है। मैंने ये बोला कि आप मतलब सरकार या हमारा जो प्रशासन है वो सतर्क क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सेकेंड वेव को लेकर। सुनाई नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। अच्छा जानवी जी आप बताइए, आप तक आवाज आ रही है? जी सर, आपका सवाल क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। मेरा अब सुनाई दे रहा है? जी वो थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा है, आप एक बार रिपीट कर दो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार, हमारी जो सरकार है वो चीजों को लेकर के बहुत अवेयर क्यों नहीं रही, जबकि सितंबर और अक्टूबर के बीच में एक प्रोग्राम में डॉक्टरों ने बोला था हमारे ही चैनल में कि सेकेंड वेव जो आएगी वो ज्यादा तेज रहेगी पहली वेव से। तो सरकार सतर्क क्यों नहीं हुई? जी तो इसका अगर रिस्पॉन्स मैं देना चाहूँ तो इसका जवाब ये है कि जैसी हमारी राजनीति हो चुकी है पिछले कुछ समय में, कि हमारे योगेंद्र सर बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि आजकल की राजनीति में बस राज ही राज है, नीति गायब हो गई। तो जितनी भी पार्टियां बची हैं वो सिर्फ पार्टियां हैं, उनका सरकार से कोई मतलब नहीं है। वे पार्टियां हैं, वे चुनाव जीतना जानती हैं, वे सरकारी काम करना नहीं जानती। तो इसीलिए होता ये है कि उनका मतलब सिर्फ चुनाव से रह जाता है, और इसीलिए ये सारे एक्सपर्ट्स, ये रिसर्च, जो भी चीज उनको डायरेक्ट फायदा नहीं दिखाती, जिनका भी उनको टैंजिबल आउटकम अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं दिखता, वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो ये बेसिक चीज उनकी नीयत पे आ जाती है कि उनकी नीयत में कभी लोगों के बारे में रहता ही नहीं सवाल। तो इसीलिए वे शायद कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो करना चाहते ही नहीं थे। सोनाली जी इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो भी पॉलिटिक्स है वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित है। वो ये नहीं देखना चाहते कि लोगों को क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है। वो सिर्फ अपने राज्य में क्या चल रहा है वही वही तक सीमित है। उसके आगे वो सोच नहीं पाते। लेकिन केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था। मुझे ठीक से सुनाई नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है। मैं पूछ रहा हूँ केंद्र सरकार को तो सोचना चाहिए था इस बारे में। मैं सोनाली जी आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। बढ़िया। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है, इको आ रहा है, इको आ रहा है।
इको आ रहा है। इको हो रहा है वॉइस का। हाँ हाँ, जो आप बोल रहे हो वो भाई, दोबारा आ रहा है फिर से। अच्छा, नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी राजनीति है, तो जब केंद्र सरकार को तो इस बारे में सोचना चाहिए था, अगर स्टेट केंद्र गवर्नमेंट नहीं सरकार, सोच पा रही। सुनाई नहीं आ रहा है। मुझे एंड करके फिर से शुरू करना पड़ेगा क्या? हैं? आप ईयरफोन निकाल मैं लीजिए। लीव करते करते ज्वाइन होती हूँ। हैं? आप ईयरफोन निकालिए एक बार। मेरे को लगता है रिज्वाइन करवाना पड़ेगा। रवि जी, शुक्ला आ गए। रवि आ गया। तकनीकी दुनिया के फायदे हैं लेकिन नुकसान भी उतने ही हैं। कहाँ चले गए थे भाई? तकनीकी दिक्कत हो गई थी शायद मेरे साथ भी। गूगल ने शायद सबको उठा के बाहर फेंक दिया था। हाँ, तो जी हम थोड़ा सा मेरे विरोध में बोलने जा रहे थे। तो रवि, आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि सितंबर अक्टूबर में हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसमें एम्स के एक्स भी आए थे, और उसमें बोला गया था जो सेकेंड वेव है वो बहुत ज्यादा तेज होगी पहली वेव से। जी तो फिर आ, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, हमारे मंत्री वो क्यों इसके लिए तैयार नहीं हुआ, हमारा देश तैयार क्यों नहीं होगा? जी, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जब एक्शन का मोड होना चाहिए उस वक्त इलेक्शन के मोड में होते हैं, और ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई कार्यक्रम इस देश में नहीं बनता जिसमें कि हमने जनता के लिए काम करने की सोचना है। यदि हम छोटी सी चीज भी करने जा रहे हैं तो उसके पीछे राजनीतिक हित, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे मजबूत की जा सकती है, राजनीतिक हेतु किस तरह सिद्ध किया जा सकता है, हर जगह पर यही कोशिश होती है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर और ऑक्सीजन की जो टैंकर्स चली उस पर भी राजनीतिक हुआ। आप मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते हैं, वहां के स्थानीय नेताओं ने गुब्बारे लगाने के लिए उस ट्रक को रोका, जहां पर कि ड्राइवर को अपनी जिम्मेदारी का पता है, वो व्यक्ति खाना खाने के लिए नहीं रुकने को तैयार है क्योंकि उसे मालूम है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की महत्व तो क्या है। कहने का मतलब ये है, हमारे देश के अंदर पिछले वर्ष पता था कि हमारे यहां पर कोरोना की यदि लहर तेज हुई तो हम इतने अलग अलग वर्गों में बटे हैं कि हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने में समय लग जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके तंत्र को हमने ना सुदृढ़ करने की कोशिश की, ना सुधारने की कोशिश की, ना जो बद से बदहाल व्यवस्था थी उसको सम्मुख लाने की कोशिश की कि भाई इसको सुधारा जाए, इसको ठीक किया जाए। हमारी आरोग्य व्यवस्था पे इस बार खतरा मंडराया, इसलिए हमारी आरोग्य व्यवस्था की बारीकियां, कमजोरियां, उसमें जितने भी इतने वर्षों से छेद पड़े हुए थे अब सारे दिखाई देने लगे। अभी तक हम बस यूं ही मुस्कुरा रहे थे और खुश हो रहे थे कि हमारे पास एम्स है, हमारे पास में ये है। 1 वर्ष का समय हमने महज खराब किया। हमें लगा कि नहीं अब तो हम ठीक हो गए, चलो इलेक्शन करते हैं। हमने रैलियों पर, बहुत सारी चीजों पर अपने आप को तैयार करने की शुरुआत की, लेकिन जो बेसिक तैयारी थी, मुझे लगता है कि वो बेसिक तैयारी में देश का तंत्र उसे समझने में पूरी तरह से असफल हुआ है। दीपक जी। हाँ, सोनाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आप भी मानती हैं कि हमने 1 साल खराब कर दिया? हाँ, 1 साल तो हमारा बेकार गया है, क्योंकि जो प्लानिंग हमें शुरू कर देनी चाहिए थी, हम बैठे रहे, हम जनता कर्फ्यू किए, हम कुंभ मेला किए, हम होली मनाए, हम बस त्योहार और
हर चीज मनाने में टाइम बिताते रहे। जो चीज हमें करनी चाहिए थी, सही वक्त पे करना चाहिए था, वो हमने किया नहीं। तो इसका नतीजा जो अभी हम जो फेस कर रहे हैं, तो इसी का नतीजा है। वरना ऐसा ये सब नहीं होता। जो कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो इंपोर्ट कर दिया गया था। हमें देश को लगा कि अब हमें जरूरत नहीं है इसकी, हम बाकी देशों में उसको हम एक्सपोर्ट कर दिए। तो यही मेन रीजन है कि जिसकी वजह से आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर हम ये थोड़ा सोच के अगर हम ये करते थे, तो हो सकता था कि आज की स्थिति में कुछ सुधार हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जॉनी जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। तो रवि जी ने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि जब पूरा देश कोविड के लिए चपेट में था, तब हम चुनाव की सोच रहे थे, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो। जी, वो बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं जो एक चीज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पे कहना चाहती थी कि ये सिर्फ 1 साल का हमारा वो नहीं है, ये काफी सालों का हमारा बैकलॉग है जो कि इकट्ठा हुआ है। हम हेल्थ एक्सपेंडिचर के नाम पे क्या करते हैं? हम बीमा योजना बनाते हैं कि भाई आप बीमार होगे तो आपको सालाना इतना का इलाज हम प्राइवेट में करा देंगे। लेकिन क्या इससे एडिशनल बेड्स जनरेट हो जाएंगे? इससे क्या एडिशनल मेडिकल ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगा? तो ये जो हमारा ओवरऑल अप्रोच है पब्लिक हेल्थ को लेके, ये इस 1 साल में एक्सपोज हो गया कि भाई इनको सिर्फ पैसे दे के वोट लेना आता है, कि पैसे डायरेक्ट सब्सिडाइज कर दिए और वोट आ गए। ये जो सारी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म है, ये इंटैंजिबल है, ये लंबे समय बाद दिखती है। तो जिनमें भी इनको डायरेक्ट तुरंत फायदा नहीं दिखता, ये इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं है, ये जो भी हमारे नेतागण हैं जिनको कभी भी चांस पूरा सिस्टम है आपका। जी, तो ये हमारा सिस्टमैटिक लॉ है। हाँ, कि हम सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन ही सोच पाते हैं, हम लंबा सोच ही नहीं पाते। मतलब एक जमाना था कि इंडिया बिल्डिंग का काम हमने 1947 में शुरू किया था, अब क्या 2047 तक इंडिया तो को एक पर्टिकुलर जगह पे एजुकेशन में जॉब वाइज पहुंचाने का कोई विजन भी एग्जिस्ट करता है किसी के भी पास? तो ये एक पूरा चीज है कि हमारा जो सोचने का दायरा है वो 5 साल तक सीमित हो गया है, और इसीलिए इस सभी का मूल जो है वो वहीं आता है। सोनाली जी, आपके पास आऊंगा। जानवी जी ने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया है, इस चीज को बदला कैसे जा सकता है? इस चीज को बदलने का तरीका तो यही है कि हम खुद से हर एक जो इंसान हम अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, तो हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपना आवाज उठाए। ये नहीं कि आप चुपचाप जो बोल रहे तो वो सुनते रहे और वही फॉलो करते रहे। इससे क्या होता कि एक कॉमन मैन है वो जो फेस कर रहा है, वो उनकी आवाज जो कैबिनेट या जो हमारी मिनिस्ट्री में बैठे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। जब हम उनको इलेक्ट करके दे रहे हैं तो हमारी आवाज भी उन तक पहुंचनी चाहिए, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स इशू हम जो डेली फेस कर रहे हैं उन तक पहुंचकर उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए हमको। ये नहीं कि बस हमारी आवाज पहुंच रही है और वो एकदम साइलेंट है। जैसे कि अभी मैंने जैसे आज ही का कल का था, मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि कोविड जो है तो इसमें इनकी इलेक्शन कमीशन पूरा जिम्मेदार है इस बात के लिए। तो इसमें काफी हाँ, तो अब कैसा हो रहा है कि इन लोगों ने अपने हाथ में लॉ ले लिया। तो अब जो कोर्ट्स होते हैं, अब ये लोग अपना सुझाव दे रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये लॉ को भी नहीं मान रहा है। अब हद पार हो गई है। तो इसके लिए अब जो चीफ जस्टिस जो होते या जस्टिस लोग होते हैं, वो लोग अब इनके ऊपर टिप्पणियां करें कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। चलो आप अब अभी तक तो मान नहीं रहे हो, एटलीस्ट अब हम लोग बोल रहे हैं, जज बोल रहा है, तो अभी तो आप सुनोगे हमारी बात। तो ये हमारा सिचुएशन है करंट। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भी
दोनों ने फटकार लगाई है इनको, इलेक्शन कमीशन। जैसे बंगाल में भी चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के काफी कड़े संदेश दिए। हाँ 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 तो जैसे रवि में आपको बताना, हाँ बताइए। हाँ जैसे कैलकाटा हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इन सब ने टिप्पणी की है। लेकिन कैसे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर ये अलग अलग अपनी टिप्पणियां करते रहेंगे तो इसमें क्लैशेस आएंगे, वाद विवाद वाद एक, और फिर सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि अगर वाद विवाद आएगा तो नेशनल इंटरेस्ट में इफेक्ट होगा। तो इसके लिए एक सुझाव आया है कि ना कि हम नेशनल वाद विवाद करें, हम एक से एक अपना एक मत करके एक सुझाव देकर इसके तरफ ख्याल करके इसका पूरा सुझाव निकालें। रवि मैं आपको बताना चाहूंगा जी। इसी विषय को आगे ले जाए कि क्या ये चीज अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बोलना है या हाई कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि साहब आप नेशनल इंटरेस्ट में काम करिए? दीपक जी, इससे बड़ी शोकांतिका हमारे देश के भीतर और कुछ नहीं हो सकती कि हमारे देश की व्यवस्था के भीतर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, अदालतों को बीच में आकर के पैरवी करनी पड़ रही है। जनता तो गई नहीं, जनता जा नहीं सकती थी, जनता जाकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा नहीं सकती थी कि साहब इलेक्शन कर रुकवाइए, इलेक्शन हो रहा है, एजुकेशन बंद है। यानी आज हमारे लिए क्या मायने रखता है, एजुकेशन या इलेक्शन? एजुकेशन के साथ हम समझौता करके बैठे हैं, इलेक्शन के साथ हम समझौता नहीं कर सकते थे, चाहे केंद्र सरकारें हो चाहे राज्य सरकारें हो। यहां पर मौका था अपनी इच्छा शक्ति को साबित करने का और अपने विजन को दिखा देने का कि भाई हम देश के लिए हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, आदरणीय मोदी जी का बड़प्पन होता, जनता 2024 में उनको दिल खोलकर वोट देती, सिर्फ एक निर्णय ले लेते, नो इलेक्शन फॉर दिस टाइम। ये इलेक्शन का, चुनाव का समय नहीं है, ये जनता के लिए काम करने का समय है, जनता के लिए हर प्रकार की स्थिति को पार करके लड़ने का समय है। पर माफ करिए, उन्होंने आसामी दुपट्टा पहना, दाढ़ी बढ़ाई, हर प्रकार से चुनाव और इलेक्शन के मोड में खुद को झोंक दिया। और इतनी साफ सुथरी राज्य सरकारें भी नहीं रही। कुछ नहीं, चुनाव आयोग को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए था इससे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इसके भीतर कूदता। सबसे पहली जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, उनको देश से 1% भी कुछ लेना देना है, तो उनकी जिम्मेवारी थी कि वे इलेक्शन रोकते, आपातकाल बोलते और सबसे पहले जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते। पर मैं भी समझदार हूं, आप भी समझदार हैं। यहां इस देश के भीतर कौन सी संस्था ऐसी है जो अब स्वतंत्र रह गई है, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। चुनाव तो होंगे साहब, भले ही हम बाकी चीजों के साथ समझौता कर लें। किसी नेता ने कहा एक बयान, धार्मिक मुद्दों के साथ हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, धार्मिक मुद्दों में हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा, कुंभ की बात। यानी हम वो चीजें जरूर करेंगे जिससे हमारा स्वार्थ सधा हुआ है, हम वो चीजें नहीं करेंगे जिससे कि जनता का स्वार्थ सधेगा। ईमानदारी से हमें ये बात स्वीकारना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय से पहले चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखना चाहिए था, नहीं इलेक्शन नहीं मतलब नहीं। हम इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते थे, हम इलेक्शन वहां के राज्यों को बोल देते कि आप 1 साल बाद चुनाव मोड में जाइए। क्या हो जाता हमारा, जनता बच जाती, जनता का फायदा होता। लेकिन जनता की फिक्र होती तो दाढ़ी थोड़ी बढ़ाई जाती, पैर थोड़ी तुड़वाया जाता, बहुत सारी चीजें हैं। दीपक जी। जानवी जी, मैं आपकी बात समझना चाहूंगा, आपकी बात को रवि ने आगे बढ़ाया है, तो आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो सरकार है इस समय,
वो ये कर सकती थी? हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल जो सरकार में कोई भी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये चीजें करता। एक तो कि सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, रैलियों से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन काफी सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये सेकेंड वेव आई है। प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर फॉलो अप, जो कोविड टास्क फोर्स मिलनी चाहिए थी जनवरी फरवरी में, वो नहीं मिली। ऑक्सीजन का, जैसे सोनाली मैम ने मेंशन किया, एक्सपोर्ट कर दिया गया। जो ऑक्सीजन पिछले साल हमने मेडिकल यूज के लिए प्रोक्योर भी किया था, उसको भी इंडस्ट्रियल यूज में लगा दिया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, और ये सारे रूट इसका कहाँ पे है कि जो हमारे नेता हैं, इनकी नीयत नहीं थी कि ये इस चीज पे काम करें। और ये जो आपका सवाल था, तो इसका हल क्या? ऐसे नेता कहाँ से लाएं कि जो लॉन्ग टर्म सोचे, जो स्वार्थी ना हो। तो आपको अपनी राजनीति में ऐसा स्पेस बनाना होगा कि जहां पे आप मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले नेताओं को चांस देते हैं। ऐसे नेताओं को चांस देते हैं कि जिनका किसी भी पॉलिटिकल परिवार से कोई लेना देना नहीं। नेपोटिज्म की इतनी बातें हुई हैं, पॉलिटिक्स में कितना नेपोटिज्म? कौन सा ऐसा नेता है कि जिसको कोई भी फर्क पड़ेगा अगर उसकी सीट चली जाती है? सब इतनी धन दौलत लेके बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे नेता चाहिए जो लोगों के बीच से उठ के आए हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं पैट्रिक फ्रेंच, वो इस चीज पे स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। उन्होंने 2009 वाली जो लोकसभा थी उस पे स्टडी किया था। उसमें 35 से नीचे वाले जितने भी हमारे एमएलएस थे, 100% ऑफ देम वेर फ्रॉम बैकग्राउंड्स जहां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। आप हमारी आज की लोकसभा उठा लीजिए, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर एक रिसर्च किया, महिलाओं को लेके किया कि कितनी महिलाएं हैं जो 40 की नीचे की हैं और किसी भी बड़े परिवार की बहू बेटी नहीं है। हमको ऐसी 4 महिलाएं मिली, और उसमें से 2 एक्ट्रेस थी। तो सिर्फ 2 ऐसी महिलाएं हमारे लोकसभा में फिलहाल है जो 40 की उम्र के नीचे हैं और जो जमीन से उठ के आई हैं। जब तक जमीन के लोग नहीं जाएंगे लोकसभा राज्यसभा, जब तक उनकी आवाज लोकसभा राज्यसभा तक नहीं पहुंचेगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम पुरानी पार्टियों से उम्मीद नहीं कर सकते। सोनाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा सा साउंड थोड़ा तेज करिएगा अपना। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब मतलब राजनीतिक परिवार के लोग आते हैं या नहीं आते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए? जो आम आदमी जो वोट नहीं देता, वो सोचता छुट्टी का देना है। जो एक सोच है हमारी कि मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी वो सोचता है कि यार यार तो छुट्टी का देना है, आराम करो, कहाँ वोट देने जा रहे हैं। इस सोच से के साथ हम जानवी जी की बात को कंप्लीट कर पाएंगे? देखो, इस पे कैसा रहता है कि हम सोचते हैं कि चलो सामने वाला कैंडिडेट एक पॉलिटिकल फैमिली से या बैकग्राउंड से है, तो इनिशियली तो हम सोचते हैं कि हम इसके सामने क्या टिक पाएंगे, हम नहीं टिक पा सकते। लेकिन आज तक तो ऐसा हो गया, लेकिन अब नहीं ऐसा हो सकेगा, क्योंकि कैसे पैंडेमिक ने हम सबको सब कुछ सिखा दिया है। अब हम यही सोचते हैं कि जो इंसान, जो एक कॉमन से कॉमन इंसान जो फेस कर रहा है, उसकी आवाज सेंटर तक जानी चाहिए, ना कि राज्य तक। उसका केंद्र तक आवाज जानी चाहिए। तो इस आवाज के लिए हम उन्हीं कैंडिडेट्स को लेंगे जो एक ग्रास रूट लेवल पे है, ना कि जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लेकर क्या करना है, उनके जनरेशन टू जनरेशन पॉलिटिक्स में नहीं चलाना है हमें। वो तो अपनी तो तिजोरियां भर ही रहे हैं। तिजोरियां भरकर हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारा जो इशू है, हमें जो कुछ हम लाइफ में हमें कुछ करना है, वो हम सब आप देख ही रहे कि क्या इसका नतीजा कुछ निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए हमें जो एक कॉमन पर्सन है, जो एक वेल एजुकेटेड हो, जो जिसे पूरी नॉलेज हो, मैं ये नहीं बोलती कि बहुत ही एजुकेटेड हो, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल और एक समझदार बंदा होना चाहिए, जो सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में अच्छे से समझ सके और लोगों को न्याय दे सके। ऐसे इंसान को हमें चुनकर हमें गद्दी पे बिठाना है, ये हम कर सकते हैं।
आप मनसे से जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिवसेना सेना, सॉरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपकी पार्टी में इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं? क्यों नहीं, जो जितने भी हमारे मोस्टली जो इसमें जो कैंडिडेट्स है, जो वो एक ग्रास रूट लेवल से है। हमने किसी को कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है इसलिए हमने ज्वाइन नहीं किया पार्टी को, या कोई ऐसे भी कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनका कोई इनसे कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो लोग अच्छा काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, और देखा जाए तो अपने करते हुए वो अभी भी महाराष्ट्र में निभा ही रहे हैं। और एज ए आप एडवोकेट भी हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक चीज और आपसे पूछनी होगी, क्या इलेक्शन कमीशन पे किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है? कोर्ट ले सकता है, कोर्ट ले सकता है, कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, बाकी वो जो निर्णय रहेगा वो प्रेसिडेंट करेगा कि सही है गलत है। क्योंकि जैसे इलेक्शन कमीशन के अंडर में पार्टीज होती है, वो पार्टीज अपना फंक्शन करती है, प्रचार करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम था उनको डायरेक्शन देना कि तुम्हें किस वे से वो प्रोटोकॉल को निभाना है, उसको फॉलो करना है, जो कि वो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए वो कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देगा, लेकिन जो निर्णय रहेगा वो प्रेसिडेंट लेगा कि आखिर करना क्या है। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज थी कि हमने पहले ही घोषित कर दिया था कि ये राष्ट्रीय आपदा, सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया था, और उसके बाद कह दिया स्टेट से कि आप संभालिए। तो ये कितना सही है? दीपक जी, सबसे बड़ी चीज यही है कि हमने पहले ये कहा कि लड़ाई हम लड़ेंगे, आप सब बगल हो जाइए। हमने पैकेज घोषित किया, हम 3 से 4 बार टीवी पर प्रकट होकर के लोगों को मोटिवेट करने के लिए लग गए। हमने लोगों से ताली, थाली, कटोरी, चम्मच और न जाने क्या क्या बजवाकर उनको मोटिवेट भी किया, इंगेज करने की कोशिश की। कहने का मतलब था कि कठिन समय में सबको एकजुट करके रखना है। प्रयोग बहुत सारे हुए, लेकिन इन सारे प्रयोगों के बाद हमने वो चीजें की जो शोर शराबा मचा सकती थी। हमने ऐसी एक भी चीज नहीं की जिससे कि परिणाम निकल करके आता। सबसे बड़ी चीज है, पहले कहा कि हम मिलकर के लड़ेंगे, बाद में कहा, अभी यदि पिछली बार को सुना जाए, लॉकडाउन सबसे अंतिम पर्याय होना चाहिए। आप राज्य सरकारों को ये आदेश दे रहे हैं। यानी हमने शुरुआत में जो किया शायद वो भी गलत था। हमने लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन बाद में दूसरों पर पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि हम कंप्लीटली इलेक्शन के मोड में थे। और हम अभी भी ध्यान दे रहे हैं, उत्तराखंड में अगले वर्ष चुनाव हैं, हिमाचल में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, हम आज भी वहां पर राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। हमारा ध्यान अभी भी इलेक्शन के मोड पर है। यदि एकदम निष्पक्ष होकर के बात रखी जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी जिम्मेदारियों को, अपने आप को इस पूरे कोविड मैनेजमेंट के भीतर शून्य से भी नीचे पाती हैं। क्योंकि जो भी चीजें हुई हैं वो तो डॉक्टर और आदि चीजों ने संभाल लिया। हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया, कहां पर पीएम केयर फंड है, अब जाकर के हम पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमने अरबों रुपया न जाने किस किस रास्ते से मंगाया, लेकिन वो गया कहां ये किसी को नहीं पता। हम आज ऑक्सीजन की तैयारी कर रहे हैं, हम आज ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो अप्रैल के महीने के बाद शुरू हो जाना चाहिए था, तत्काल प्रभाव में एक टास्क फोर्स बनाई जाती है जब इस प्रकार की आपदा आती है। वो टास्क फोर्स कहां है किसी को नहीं पता। अपने अपने स्तर पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन काम कहां है ये किसी को नहीं पता। उन राज्यों को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया
जहां पर चुनाव होने थे, जहां होने वाले हैं। उन राज्यों में जहां पर हमारी सरकार नहीं है, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, ये रवैया पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया। लेकिन केंद्र सरकार बधाई की पात्र है कि पिछले 10 दिनों में उनका ये रवैया महाराष्ट्र के प्रति बदला भी है। कहीं ना कहीं हम लड़ने की बजाय अब ऐसा हो गया है ना कि दूध रायता तो फैल गया, लेकिन रायता फैलाया किसने? तो एक दूसरे पे डाल दो। एक्सीडेंट तो हो गया, पीछे वाले की गलती से हुआ या चालक की गलती से हुआ, अब ये तय करने की जिम्मेदारी हमने एक दूसरे के ऊपर डाल दी है। एक दूसरे को ब्लेम करिए, ब्लेम गेम खेलिए। हमारी राजनीति की हम पहले पिछले 70 वर्षों का रोना रोते हैं, हम बाद में उसमें अपने 5 वर्ष भूल जाते हैं। हम 70 वर्षों का रोना रो करके अपने पाप तो नहीं छिपा सकते ना। हमने 2014 से अब तक क्या किया, हमें उसका भी तो बताना पड़ेगा। पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पाई, शायद इसीलिए तो उनको लोगों ने रास्ता दिखा दिया। आपसे उम्मीद थी, आपने जिन उम्मीदों को रखा, आपने कहा था कि मुझे 1 हफ्ते बाद पकड़ के लाइएगा, फांसी दीजिएगा। कहां थे आप? भ्रष्टाचार कहां मिटा? आज भी मैं कोई सरकारी दस्तावेज बनवाने जाऊं, मुझे आज भी रिश्वत देनी पड़ती है यदि काम जल्दी करवाना हो। कहां से हम लोग चीजों को सुव्यवस्थित कर पाए? प्रश्न वही है। भाषणों में हमने, राशनों में हमने लोगों को खड़ा कर दिया, लेकिन ना अनाज बटा, ना लोगों का अधिकार मिला। दीपक जी। जानवी जी, मैं आपकी बात बताना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारे ना गुजराती में एक कहावत है, उसका मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ कि दोस्त कैसा होता है, तो दोस्त ढाल की तरह होता है कि अच्छे समय में पीछे पड़े रहता है और मुसीबत के समय सबसे पहले आगे आ जाता है। तो वैसे मेरे हिसाब से सच्चा नेता वही होता है कि जैसे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि जो अपना प्रेज होता है, तारीफ के लिए वो अपनी टीम को बता देता है कि भाई तारीफ मेरी टीम की हो, लेकिन जब ब्लेम लेने की बारी आती है तो नेता सबसे पहले खड़ा होता है कि जो भी हुआ, गलती हुई, मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। तो ये जो हमारी एक नेतागिरी हुआ करती थी, जिनके किस्से कहानियां हम बचपन में सुनते थे कि लोग नैतिकता के कारण इस्तीफा देते थे, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। लाल बहादुर शास्त्री के हम किस्सा सुना करते थे। एक वो जमाना था कि जब ने भी इस्तीफा लिया था। हाँ, और ये अब ये है तो उस भारत से लेके इस भारत तक हम लोग बड़े हो गए थोड़े से। तो बस वही था कि एक जमाना था कि जब वो नेतागिरी थी, अब ये है। और एक जो दूसरी चीज कि फेडरलिज्म का जो हमारा प्रिंसिपल था, वो वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स था इस देश का, कि सिर्फ केंद्र में पूरी ताकत नहीं होगी, राज्य सरकारों के पास भी ताकत हो। और इस प्रिंसिपल का जिस तरह से हनन हुआ है पिछले कुछ सालों में कि कुछ भी निर्णय होता है, आप 4 घंटे के भीतर, 5 घंटे के भीतर लेके रात को 8 बजे सुना देते, लेकिन लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स तो आप समझते नहीं हो। इंडिया इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है कि उसको सेंट्रली चलाओगे तो वो टूट जाएगा, और उसका हम उदाहरण देख रहे हैं। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि राज्य की भागीदारी है, निर्णय लेने में भी है, सिर्फ मुसीबतों का सामना करने में नहीं। इस प्रिंसिपल को हमको आइडेंटिफाई करना होगा और समझना होगा कि अगर इस प्रिंसिपल को हमने नहीं निभाया तो इस देश को हम बचा नहीं पाएंगे। आप स्वराज पार्टी से भी जुड़ी हुई है, मैं बताना भूल गया था। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, मतलब वो किस तरफ बढ़ रही है? जी, हमारी जो पार्टी है, हम फिलहाल पेंडेमिक को देखते हैं। जी, पेंडेमिक को लेके हमारी पार्टी का जो रिएक्शन है वो यही है कि हम फिलहाल इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि अभी कसूर किसका था किसका नहीं। ये जो अभी के 2, 3, 4 महीने हैं, ये करने की, हाँ, ये वक्त है कि घर में आग लगी हुई है तो किसने आग लगाई वो बाद में पता करेंगे, पहले पानी लेके आओ, इस आग को बुझाओ। तो हम सभी अभी उसमें ही लगे हैं। लिटरेचर पे काम करना कि कोरोना को घर पे ही कैसे हम लोग संभाल सकते हैं, बेसिक प्रिकॉशंस लेना, उसको रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना। हमने एक हेल्पलाइन भी खोली है
पूरे दिन कॉल बजते रहते हैं, तो कहीं से किसी को ऑक्सीजन की मदद, डॉक्टर के कंसल्टेशन की मदद, टिफिन की मदद, तो ये सारी मदद पहुंचाने की कोशिश करना। तो अभी कुछ महीनों के लिए हम बस इसी में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात है। अगर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का काम करती है तो ये अच्छी बात है। सोनाली जी, आपके पास आऊंगा मैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप ये बताइए कि महाराष्ट्र की जो स्थिति बनी और उसके बाद महाराष्ट्र में एकदम से सब कुछ सही हो गया और फिर उसके बाद फिर और वर्स्ट स्थिति हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि केवल महाराष्ट्र नहीं और भी स्टेट्स हैं उनमें भी वही स्थिति हुई, चाहे दिल्ली हो चाहे जो हो, वहां भी स्थिति ऐसी ही हुई। तो सबसे ज्यादा समय हमें मिला पेंडेमिक के सेकंड फेज के लिए। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को कम समय मिला था, अमेरिका में तो बहुत जल्दी आ गया था सेकंड फेज, लेकिन इंडिया में देर से आया। तो मुझे ये बताइए कि आप रवि शायद टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चले गए हैं, वापस आ गए, तो मुझे ये बताइए कि इस चीज को लेकर के क्या सोचती हैं आप, आपका क्या सोचना है? हेलो, मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा? महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो एक औद्योगिक है, ज्यादातर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है वो। तो यहाँ पे कैसा होता है कि दिल्ली केंद्र में है और बाकी भी राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों का ट्रांजैक्शन या कुछ भी कोई चीज बड़े तौर पे जो होती है वो महाराष्ट्र मुंबई से होती है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि उनका भी एक अपने स्तर पे काम करने का एक तरीका है, जिसके लिए हम नहीं बोल सकते कि वो सही है या गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि ये कोरोना के पैंडेमिक जो होता है तो ज्यादा तो माइग्रेंट्स मुंबई आते हैं जॉब के सिलसिले में, या जो जो उनके लाइवलीहुड होगा उसके लिए वो आते हैं। तो यही से हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। तो अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोग आए, उनके अलग अलग प्रश्न रहते, उनका अलग अलग सुझाव रहता है। अब हर एक के बारे में हम तो नहीं बोल सकते, किसी एक लिमिटेड जो ग्रुप है उसी को लेकर हम उनका सुझाव हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर केंद्र राज्य सरकार के पास उनके जो जो वो फेस कर रहे, जो इश्यूज फेस कर रहे, वो प्रॉब्लम्स उनके पास जाते हैं, और ऐसी कोई अगर कमिटी होती है जो उनका सुझाव ध्यान में रखते अगर करती है जल्द से जल्द, तो वो जल्दी से उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। वरना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं हर प्रांत से, महाराष्ट्र में मुंबई एरिया में, खासकर मुंबई। हाँ, खासकर मुंबई। और मैं एक चीज और चाहूंगा कि वहां से जो पलायन हुआ वो भी एक तरह की फेलियर था, गवर्नमेंट फेलियर। आप क्या सोचते हैं? मुझे सुनाई नहीं आया ठीक से, आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा कि वहां से जो फर्स्ट फेज के बाद पलायन हुआ लोगों का, लोग वहां से बाहर आए, बिहार गए या यूपी गए, कहीं भी गए, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं फेलियर था। हाँ, तो वो कैसा होता है कि अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, कोई लेबर्स होते हैं, कोई हर एक का अपना अपना एक प्लानिंग होता है जिसके लिए वो मुंबई आते हैं। लेकिन कैसा होता है कि हर एक को सरकार देख नहीं पाती है, क्योंकि वो अपने राज्य से लगे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, तो वो अपने राज्य रहेगी मुंबई में, लेकिन उनका एक ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा बिहार के लिए रहेगा या बंगाल के लिए रहेगा। तो जब कोई भी आपत्ति आ जाती है तो उन्हें लगता है अपने घर चले जाए। ये भी एक रीजन है कि वो महाराष्ट्र छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। रवि वापस जुड़ गए। रवि की बात सीधे ऐसे समय में चुनाव कराना। अब मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ
ऐसे समय में चुनाव, खासकर मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल, पटना के एक जो टेस्ट करते हैं कोविड का, गवर्नमेंट के एम्स का हॉस्पिटल के, तो उन्होंने मेरे को बताया था इसी चैनल पे कि अगर आपका मोबाइल नंबर हम दे देंगे चुनाव के समय पे, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा यू आर कोरोना नेगेटिव। क्या ये देश की सोच है? क्या इस तरह हमें काम करना चाहिए? और शायद आज बंगाल में भी यही हो रहा है। हाँ रवि। अच्छा, मेरे लिए है दीपक जी, सबसे पहले तो दो दीपक जी, सबसे बड़ी चीज ये है, मजाक की बात यह है कि हमारे देश के भीतर में चुनाव को इतना संवेदनशील बना दिया जाता है, चुनाव को इतना महत्वपूर्ण मान लिया जाता है, जैसे कि चुनाव के बिना इस देश में और कुछ है ही नहीं। हमारे लिए चुनाव सर्वोपरि है। एक व्यक्ति, मान के चलिए रवि शुक्ला को यदि लोगों की सेवा भी करनी है तो उसके भी पीछे एक उद्देश्य होगा। मैं यदि राजनीति नहीं करना चाहता तो मैं रक्तदान नहीं करवाने जाऊंगा, मैं कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकता, और यदि मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि उसका राजनीतिक हेतु बना हुआ है, राजनीतिक हेतु सिद्ध है। बंगाल के भीतर, आसाम के भीतर, अन्य राज्यों में जो चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें इतनी भयावह हैं कि आपका गृह मंत्री सड़कों पर रैलियों में घूम करके छोटे बच्चों से हाथ मिला रहे हैं, भीड़ से हाथ मिला रहे हैं। कहां है कोरोना की गाइडलाइन? कहां है चुनाव आयोग? कहां है चुनाव आयोग की इतनी सारी मान्यताएं और वो सारे प्रोटोकॉल्स? 10 अप्रैल 2021 को चुनाव आयोग बैकफुट पर आया, और बैकफुट पर आके उसने ये कहा कि यदि कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं होता, यानी साहब आप 1 महीने तक ऐसे ही मजाक में चुनाव रैलियां करवा गए। मजाक ये है कि आप भीड़ के भीतर लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, रैलियों में इकट्ठा कर रहे हो, और आप तस्वीरें निकाल करके देखिए, मेरे पास तस्वीरें हैं। पोलिंग बूथ पर आप सर्कल बनवा रहे हो, गोले बनवा रहे हो कि भैया इतने डिस्टेंस पे, यानी सामाजिक दूरी जिसे कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे लिए मजाक ये है कि हम जब बंदा वोट देने जा रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग, जब आप रैली कर रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, यानी आपके कहने का। और जब विपक्ष वाले रैली को रद्द करते हैं, किसी भी कारण से करें, तो आप उस पर भी एक मजाक ले लेते हो। एक अच्छे और आइडियल प्रधानमंत्री, आइडियल गृह मंत्री, आइडियल मुख्यमंत्री कौन होते? जब वे घर से बैठ करके आज की तकनीक का फायदा उठा करके एक बेहतरीन प्रचार रैली करते। मोबाइल फोन था, टीवी था, आपके पास न जाने कितने साधन थे। यानी जब टीचर घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, जब एडवोकेट घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, जब पत्रकार घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, तो नेता क्यों नहीं? रैलियां भी तो वर्क फ्रॉम होम हो सकती थी। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भीतर आप एक जूम आईडी सर्कुलेट कर लेते, 1000 2000 लोगों को आप इनवाइट कर लेते, वहां पे आप वर्चुअल रैली करते ना सर। ऑक्सीजन सिलेंडर पर आपने वो डीजल का इस्तेमाल कर लिया होता जो आपकी रैलियों में लगा। जो तंबू बंबू को खड़े करने में आपका पैसा लगा, वो तंबू बंबू का पैसा आप ऑक्सीजन के लिए लगा देते, बेड के लिए लगा देते, वेंटिलेटर के लिए लगा देते। लेकिन हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी है कि हम तो दाढ़ी बढ़ा करके रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश करेंगे, और रविंद्रनाथ टैगोर का हमें र भी नहीं मालूम, तब भी हम वहां जाकर के सरकारी कार्यक्रमों में जय श्री राम का नारा लगवाएंगे। यानी भीड़ भी बुलाई जाएगी, भीड़ को दिशा भी दी जाएगी, और उन्हें दिशाहीन भी किया जाएगा। आप 10 मई के आसपास से बंगाल, आसाम और अन्य चुनावी राज्यों में ताकझाक करना शुरू करिए, ये भीड़ के परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बिहार की आज हालत क्या है, आप बिहार के भीतर पता करिए, आप अन्य राज्यों में पता करिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहां पर चुनाव मतलब सर्वोपरि, उत्सव नहीं महोत्सव है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, ये वैसे असुरों की तरह चुनाव के पीछे पड़े रहते हैं। ये जितने भी
हेलीकॉप्टर, तंबू बम्बू और अन्य चीजों पे खर्चा हुआ। आप यदि एक प्रधानमंत्री के उस आलीशान टेंट की तस्वीर देख लेना, यदि आपके घर में एक भी कोरोना पेशेंट होगा, मरीज होगा, आपकी रूह कांप जाएगी, यदि आपके अंदर संवेदना जीवित है तो। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री, हमारी वहां की मुख्यमंत्री, सारी आलीशान तंबू बम्बू में एसी लगे हैं, कूलर लगे हैं, और वो चिल्ला रहे हैं, जोश में हैं। लोग मर रहे हैं, लोग बदहाल हैं, लोगों के यहां सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, शमशान के बाहर 20-20 की वेटिंग है, अलग अलग जगहों पर वेटिंग है, और हम संवेदनहीन होकर के सिर्फ इलेक्शन मोड में। आने वाला वक्त यदि कोई किताब पढ़ेगा तो ये संवेदनहीनता पर एक किताब जरूर लिखी जानी चाहिए, जिसमें कि हमारे इस तंत्र की पोल खुले, हमारी भावी पीढ़ियां सीख ले सके कि राजा हो, शासक हो, तो कभी ऐसा ना हो। यदि लोकतंत्र जिंदा है तो लोकतंत्र के भीतर आवाज उठनी चाहिए, इस सर आपने गलत किया है। लेकिन हम जनता भी बड़ी मासूम है, फिर से कोई राम मंदिर जैसा एक फैसला आएगा, फिर से कोई एक बड़ा फैसला ला करके हम इन्हें सम्मोहित करेंगे, और सम्मोहित करके अपने नागपाश में फंसा लेंगे, और हम फिर से उसी तरह से मूर्ख बन जाएंगे जैसे 14 में बने, जैसे 19 में बने, और केवल 14-19 नहीं, इससे पिछले भी सालों में बनते आए हैं। पिछली सरकारों ने जो किया वो भुगत रही हैं, अब ये लोग भुगतेंगे। दीपक जी। जानवी जी, आपके पास करना चाहूँ, आप मुझे ये बताइए कि मैंने मतलब पढ़ा था कि भरत झुनझुनवाला, सॉरी क्या नाम है आपका, नाम भूल रहा हूँ उनका, ज्योतिषी थे जो, उनकी डेथ हुई मैं अहमदाबाद, तो झुनझुनवाला जो थे वो उनकी डेथ हुई, और वो कोविड पेशेंट, और उसके बाद उनको बाद में हॉस्पिटल ने कोविड पेशेंट से हटा के उनको कार्डियक अरेस्ट में डाल दिया। तो क्या पहले लिस्ट आ गई कोविड पेशेंट की, और फिर उसके बाद उनको उसमें डाल दिया कार्डियक अरेस्ट में। तो क्या इस तरह की चीजें सरकारों में बहुत हुई है, मैं जानता हूं कि बहुत हुई है, कि चीजों को हेरा फेरी की गई। शायद जो आंकड़े आज दिखाए जा रहे हैं वो आंकड़े उससे ज्यादा है। जी। तो आपका क्या सोचना है? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आंकड़ों के साथ बहुत सारी गड़बड़ हुई है, लेकिन इससे भी पहले मैं जो रवि जी के सवाल था, उन्होंने जो बात कही, उस पे एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो विषय है, इस पे अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें और उसका ग्लोबल व्यू हम लें, तो कई सारे देशों में ऐसा हुआ कि लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि जनता हमारे फेवर में नहीं है, तो उन्होंने वहां के इलेक्शन कैंसिल करवा दिए या पोस्टपोन करवा दिए, या कोरोना के नाम पे वहां पे डिक्टेटरशिप लाद दी। हमारे यहाँ पे उल्टा हुआ, हमारे यहाँ चुनाव करवाए गए, क्योंकि चुनाव केवल एक टूल बन गया है वैलिडेशन का हमारे लोकतंत्र में। तो ये जो पूरा संबंध है ना कोरोना महामारी और चुनाव का, लोकतंत्र का, उस पे जो प्रभाव पड़ता है किसी भी महामारी का, हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट रहता है कि अगर कंट्रोल आ जाएगा, लॉकडाउन आ जाएगा, ब्रूटैलिटी आ जाएगी तो सब सही हो जाएगा, वो हमारा प्राइमल इंस्टिंक्ट रहता है। तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट as a thinker, as a person who is interested in those kind of things. Coming back to your question कि जो डेटा की फजिंग हो रही है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। आप जाओगे किसी भी स्मशान पे, तो वहां पे स्मशान के अधिकारियों को, क्योंकि ऐसा होने लगा था कि वो लोग हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के डेटा को स्मशान के डेटा से मैच कर रहे थे, तो अब क्या कर रहे हैं, उनका लेटेस्ट चीज है कि स्मशान वालों को जाके बोल रहे हैं कि रीजन में कोविड मत लिखो, आप लिखो कि किसी और बीमारी से मौत हुई है। तो वो वहां से भी डेटा गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये लोग बेवकूफी कर रहे हैं, जो ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर डेटा नहीं हुआ तो जीनोम सीक्वेंसिंग कहाँ से होगा, और वो नहीं हुआ, अगर
प्रॉपर डेटा नहीं हुआ तो सिर्फ भारत नहीं ग्लोबली सफरिंग होगा कि अगर थर्ड म्यूटेंट इसका आता है और वो भी इतना डेंजरस है जितना सेकंड म्यूटेंट है, आपने रिसर्च नहीं किया, स्टडी नहीं किया, लाशें जल गई, अब क्या करोगे? तो ये जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस में जो कर रहे हैं वो अपने पे भी मुसीबत डाल रहे हैं कि अगर इससे भी हालत बिगड़ी तो लोग नहीं छोड़ेंगे इनको। कोई भी सामान्य इंसान को भी आप उठा लो, उनको पता है कि इन लोगों ने गलत किया है और ये लोग अपनी ही लगाई हुई चिता में घी डाल रहे हैं। उनको भी नुकसान होगा, जनता को तो नुकसान होगा ही होगा और ग्लोबली इसका नुकसान होगा क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा अभी भारत में जनरेट हो रहा है। लोग रिसर्च के लिए चाहते हैं वो डेटा और ये लोग फजिंग कराने में लगे। सोनाली जी, आपके पास आऊंगा मैं इसी प्रश्न के साथ। आपको लगता है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ हो रही है और पॉलिटिकल पार्टियां चुप है? आवाज वॉइस नहीं आ रही आपकी सोनाली जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ, मुझे वॉइस का बहुत इशू हो रहा है। मुझे जो आप बोल रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इससे अच्छा। जो मुझे बोलना भी हो तो वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा, ये बोलिए। प्रॉब्लम जा रहा है। हाँ, हाँ, तो दीपक जी मैं ये बोलूंगी कि हमारा जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें टोटली मिसमैनेजमेंट चल रहा है कि गलती हर कोई पार्टी कर रहा है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता या दिखाना नहीं चाहता। हर कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना चाहता है और अभी ये टाइम नहीं है हमारा कि हम ब्लेम किसका है या किसके ऊपर डालें, ये टाइम नहीं है। अभी हमें कैसा है, हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी अगर हम ये सोचते हैं कि ये पार्टी ने ये गलती की है, वो पार्टी ने की है, तो पता नहीं आज जो आंकड़ा है कल कितने और आंकड़े आ जाएंगे, है ना? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि एक जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तब तो हमारे सारे मंत्री 2 गज की दूरी पे बैठते हैं और जब बंगाल में चुनाव प्रचार होता है तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो आप इसको किस तरह देखती हैं एज ए पॉलिटिशियन? देखो, जब कैबिनेट में हम बैठे हैं तो हम चुन चुके हैं, हमारे पास वो सियासत है। जब हम कैबिनेट में वही गृह मंत्री जाके चुनाव प्रचार अभी उन्हें दूसरी बार और सियासत लेनी है, इसलिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करना है। उनको जब वो सत्ता में आएंगे तभी वो कैबिनेट में पहुंचेंगे ना फिर से, इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग अभी फॉलो नहीं करेंगे। जब कैबिनेट में पहुंच जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सोशल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और उसका गृह मंत्री जाके जब प्रचार करता है बंगाल में तो वहां पे शायद कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती। तब क्या होता है? वो उस प्रश्न को उठाया भी था रवि ने। हाँ, तब यही होता है कि उनको वहां पे अपनी जीत लानी है, इसलिए लोगों में उनको मिलना पड़ता है। इसीलिए वो दिखाएंगे कि हम एक है, तभी तो वो चुन के आएंगे। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो वो खुद इलेक्शन से सोशल डिस्टेंस हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना का भय दिखा के लोगों को दूर किया जा रहा हो कि चुनाव में वोटिंग कम हो ताकि हम जीत जाए। हाँ, उनको बोलेंगे अगर कोरोना है तो कौन आएगा, कौन उनकी रैली में आएगा, है ना? लोग भयभीत हो जाएंगे, इसलिए वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वो नहीं शो कर सकते। कैबिनेट में कैसा है, कैबिनेट में ऑलरेडी उनके पास वो जगह है, उनका एक कुर्सी है, तो वहां पे वो अपनी कुर्सी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बैठेंगे ना। उनको वहां पे किसी को भयभीत नहीं करना है, ऑलरेडी वो अपना पावर दिखा ही रहे हैं हर जगह। उनको जितना भयभीत करना था वो कर चुके। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वियतनाम के लिए वुहान से 5 फ्लाइट है, 5 फ्लाइट डायरेक्ट है वुहान के लिए, आप देख लीजिएगा। और वियतनाम के लिए, और वहां पे एक भी डेथ नहीं हुई कोरोना से। ये एग्जाम्पल है।
और चाइना से जो कंपनियां करने वाली थी, प्रशासन, इंडिया, वहाँ का प्रशासन वो कैसे मैं ये नहीं बोलती कि जैसे अब भारत में चल रहा है वही सिचुएशन हर जगह है। भारत का प्रशासन अलग है, वहाँ का प्रशासन अलग है, उनका डील करने का तरीका अलग वे से है, इसलिए वो कोविड को निकाल चुके हैं। जैसे कि यूके में, ब्रिटेन यूके में और न्यूजीलैंड में, वहाँ पे वियतनाम आपको हमसे कुछ बहुत दूर नहीं है। हाँ 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 अगर गुजरात से चलेंगे तो हम असम तक के वियतनाम में पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हमारा लेकिन बहुत पड़ोसी जो है, उनका प्रशासन उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनके अधिकारियों से चलता है वियतनाम का, और हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बराबर है हमारा, लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है उसमें अगर कुछ इशू है, डिफिकल्टी है, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एक की भी गलती हुई तो पूरे देश की गलती होगी ना। तो क्या आपको लगता है कि 24 में क्या होगा? पेंडेमिक का असर दिखाई देगा कि आप कोई और मंदिर आ जाएगा? नहीं, पेंडेमिक तो रहेगा ही। जब तक हम अपने स्टेप्स लेते नहीं, प्रिकॉशंस लेते नहीं, या कोई हम अच्छा सिस्टम नया लाते नहीं, तो तब तक तो ये पेंडेमिक चलने ही वाला है। ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का नाम लेते हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी करनी चाहिए ना। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आप रैली कर रहे हो, मोबिलाइजेशन कर रहे हो, कैनवैसिंग कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है? आपका तो बीमारी बढ़ते जा रही है ना। तो ये तो पैंडेमिक जाएगा या बढ़ेगा, आप बताओ मुझे। ये तो ये रवि बताएंगे। रवि के पास में आ रहा हूँ। दीपक जी, सबसे बड़ी चीज है आपने जो कैबिनेट की मीटिंग का मुद्दा उठाया कि कैबिनेट की मीटिंग में हम लोग बड़ी शालीनता से और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं और मंचों पर हम लोग गले में गले डालकर या हाथ में हाथ डालकर बैठते हैं। इससे बड़ा मजाक और नासमझी शायद कुछ नहीं हो सकती। और ये जनता के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जनता आज भी नहीं समझती कि जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर लाखों और करोड़ों के विज्ञापन अखबार में, आकाशवाणी पर, टीवी पर देकर के सतर्क कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग एक मंच पर खड़े होकर के हाथ से हाथ मिला रहे हैं और गले से गले मिल रहे हैं। हम लोग इतने नासमझ हो गए हैं कि हम समझते ही नहीं कि जो चीज हमको बताई जा रही है वही हो गया संपत सरल जी की भाषा में कि भैया हमने बना दिया स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत पे चश्मा लगा दिया बापूजी का। जिधर स्वच्छ लिखा है वहां भारत नहीं है, जहां भारत लिखा है वहां स्वच्छ नहीं है। हमारे देश के भीतर स्थिति कुछ ऐसी ही है, जो दिखता है हम उस पर विश्वास नहीं करते। ऐसा है, हमारे राजनीतिक आका यदि गला काटने के लिए भी बोलेंगे तो हम गला काट के दे देंगे, और यदि वो गला काट दें तो हम बोलेंगे उन्होंने काटा है तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई बात होगी। हम इतना ज्यादा विश्वास कर बैठे हैं, हम इतना ज्यादा किसी की तरफ हमारा झुकाव हो गया है। वरना एक छोटी सी बात है, जब मुझे समझ आती है, आपको समझ आती है, XYZ को समझ आती है कि कुछ ना करो, आप घर से बैठ करके चीजों को और मजाक देखिए, इससे बड़ा पूरी इरा का कोई मजाक नहीं हो सकता। हमने परीक्षा पे चर्चा की, परीक्षा नहीं हुई, इससे बड़ा मजाक इस देश में और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जब मुझे मालूम था कि परीक्षा कैंसिल होने वाली है, रद्द होने वाली है, आप खुद समझाइए परीक्षा पे चर्चा की आवश्यकता बनती थी? शायद नहीं। आप परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन कर सकते हो, वर्चुअल कर सकते हो, रैली क्यों नहीं? आप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग यदि कर सकते हो तो आप दिल्ली से बैठकर, आप कोलकाता से बैठकर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, अपनी विधानसभाओं को संबोधित क्यों नहीं कर सकते? आप वही चीजें दूसरों पर क्यों असर डालते हैं जिस पर आप फॉलो नहीं कर सकते, आप खुद नहीं चल सकते? और रही बात हमारे देश के तंत्र की या वियतनाम और अन्य जगह की, फेलियर हमारे यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 हो, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना एक से पड़ेगा। हमने एक एक गलती को यदि नजरअंदाज किया तो वो गलतियों का भंडार बनेगा,
जैसा कि शुरुआत में जानवी जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, हमारी आरोग्य व्यवस्था पर यदि ये खतरा नहीं मंडराता तो आज हम और आप अपने आप को विश्व का सबसे बेस्ट मान रहे होते। आज हम अपने आप पर वही झूठा गर्व कर रहे होते। हमारे यहाँ अच्छाइयां हैं, हमें गर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन राजनीति जब उस पर आ जाती है, जब उस पर राजनीति का मुलम्मा लगता है, तब सारी चीजें धूमिल हो जाती है, हो जाती हैं और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। दीपक जी। हाँ, जानवी जी की बात आने चाहूंगा, वो भी कुछ कहना चाह रही है। नहीं, जब आपने कैबिनेट की बात उठाई तब मैं यही सोच रही थी कि जो लोकतंत्र के एलिमेंट्स होते हैं, तो किस तरह से कुछ एलिमेंट्स को अपने फायदों के लिए खत्म कर दिया जाता है। जैसे इन्होंने विंटर सेशन को हटा दिया, जैसे इन्होंने क्वेश्चन आवर को हटा दिया, तो वहां पे उन्होंने महामारी के नाम पे जो उनको प्रॉब्लमैटिक हो रहा था, जो उनको नुकसानदेह हो रहा था, उन चीजों को हटा दिया। जिस तरह से किसान बिलों को पास किया गया है ना, तो वहां पे महामारी का उपयोग उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। लेकिन जब उनका फायदा था कि महामारी हट जाए, दिखनी बंद हो जाए, तो फिर महामारी हट गई, गायब हो गई। आंकड़े राज्यों में जहां जहां छोटे मोटे भी इलेक्शंस थे, जैसे गुजरात में पंचायत पोल्स हुए, तो जैसे ही पोल्स हुए वैसे आंकड़े घटने लगे। तो काफी सारी चीजें हैं कि लोकतंत्र के एलिमेंट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स का उपयोग लोकतंत्र को ही खत्म करने के लिए किया जा रहा है, और महामारी के आते ही उनको वो स्पीड मिल गई। वो पहले भी कर ही रहे थे, धीरे धीरे एक एक संस्था खत्म की जा रही थी, लेकिन महामारी की आड़ में वो लोग बहुत ही तेजी से ये चीजें करते जा रहे हैं। तो ये चुनाव है, ये जो रैलियां हैं, इन सबको हमें ये लार्जर स्कीम में देखना होगा कि कैसे ये एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ चीजों को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन इसमें मतलब कहीं ना कहीं तंत्र हमने लोग को खत्म करने में यूज किया। हाँ, बस तंत्र बच जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो रवि जी ने कहा उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ कि लोग जो हैं अब समझ रहे हैं। अब जो लोग पहले थे कि अभी ना लोग दो तरह की स्टेट में है, या तो वो बहुत गुस्सा है सरकार से, या तो वो कंफ्यूज्ड है। वो पहले जो कोई आपके साथ लड़ने आ जाता था ना, थोड़ी सी भी किसी की बुराई कर दो, तो वो चीजें अब थोड़ी मतलब पेड नहीं है, तो फिर थोड़ी कम है। जो जनरल लोग होते थे तो वो समझ है। हमारा जो भारत का जो आम इंसान है ना, उसको आप, वो बहुत भोला है और उसको आप थोड़े टाइम के लिए बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। आप चीन वाले में बोल सकते हो कि चीन घुसा नहीं, और वो आप पे विश्वास कर लेगा या कर लेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने घर के किसी सदस्य को अपने आंखों के सामने तड़पते हुए, मरते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण देखा, अगर उसको बोलोगे कि भारत में कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो बेवकूफी आप नहीं कर सकते। भारत का जो सिटीजन है, नागरिक है, वो ये चीज समझने लगा है अब। जी सोनाली जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि देश का नागरिक समझने लगा कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह उसको बेवकूफ बना रही है? हाँ, कोरोना पेंडेमिक ने सब कुछ सिखा दिया है, सबकी आंखें खुल गई है, सबको पता चल गया है कि असली में हम जिनको हम चुन के देते हैं, जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हम अपना पैसा लगा देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं आज के सिचुएशन में। उनके घर से ही कुछ लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन उनको उस चीज के लिए किसी की मदद नहीं आ रही है। तो फिर क्या मतलब इस सरकार का? हाँ दीपक जी। तो और मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जैसे मैं जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे थोड़े मतलब उसको इग्नोर किया गया, और जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन स्टेट्स को उछाला गया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। देखो, ये पेंडेमिक में कैसा हुआ है कि केरल, महाराष्ट्र और पंजाब, इनके आंकड़े कुछ अलग दिख रहे हैं।
और बाकी के राज्य के कुछ अलग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सरकार नहीं है जो होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इनका और उनका दो दो स्टेट हो गए अब, तो इनका तो मतभेद रहेगा। तो सरकार इस तरह से इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वहां पे उनका केंद्र सरकार नहीं बैठा है, वहां पे उनके अपने अपने राज्य बैठे हैं, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में। अच्छा, कहीं ना कहीं जो विपक्ष में दल बैठे हुए हैं का संख्या में कम ही हो, लेकिन उन्होंने चीजों को थोड़ा सा इग्नोर किया है, मुझे ऐसा लगता है वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। आपको लगता है ऐसा? इग्नोर तो हर किसी ने किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक पार्टी ने एक्सेप्ट किया और दूसरे ने इग्नोर किया है। इग्नोर तो हर किसी ने किया है, लेकिन अभी मैं ये बोलना, अभी ये वक्त नहीं है हमारे पास कि किसने इग्नोर किया है, किसने एक्सेप्ट किया है। हम यही अपील करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, जो अभी प्रेजेंट में है, कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेफ्टी, राइट टू लिबर्टी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, उसको इन्फ्रिंज ना होने दे। इन्फ्रिंज यानी उसके ऊपर आप पाबंद ना लगाओ, क्योंकि हर एक को जीने का अधिकार है, हर एक को अपना इलेक्शन में वोट देने का भी अधिकार है, हर चीज का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे पाबंदियां लगते जा रही है। तो मेरा यही अपील है कि इस पैंडेमिक में अभी हम ये ना देखें कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन से राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आग तो ऑलरेडी लग चुकी है। तो बेटर हम जो अभी जो बीमारी है, हम लोगों की कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं उनको, उन तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, वेंटिलेटर, मेडिसिन, कैसे और रिसर्च कर सकते हैं, हेल्थ इशू पे ध्यान दे। ये मैं इतना बोल सकती हूँ इस टॉपिक पे। रवि, आपको बताना चाहूंगा, आपको क्या लगता है वेंटिलेटर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि दिल्ली तक ऑक्सीजन लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्लांट दूर है, कम से कम 1000 किलोमीटर, तो दिल्ली तक आने में टाइम लगेगा। एक बड़ी छोटी सी बात है, पब्लिक की समझ में नहीं आई और उसको उछाला गया ये मतलब का। तो इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक दूसरे को लेके चल रहा है, वो उचित है इस समय? दीपक जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि जब घर के भीतर झगड़ा होता है या घर में कोई गलत समय आ जाता है, कठिन समय आ जाता है, गलत नहीं कठिन समय आ जाता है, तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो सबको एक सलाह देते हैं, ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें आपस में एक दूसरे का साथ देने का वक्त है। अलग अलग विचारधारा के लोग एक घर और एक परिवार में भी रहते हैं। 4 भाई हैं, मानसिकताएं और विचारधारा अलग होगी। 4 बहुएं हैं, मानसिकता और विचारधारा अलग होगी। उनके कद, पद, प्रतिष्ठा के आधार पर सब कुछ तय होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी यही थी कि वे एक परिवार की तरह इस कठिन समय में अपना और देश का, दोनों का, यानी राज्य का और देश का कल्याण सोचते। ये वक्त किसके पास क्या नहीं है और किसके पास क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस पर न जाकर के यदि हम हमारी सुविधाओं को मजबूत करने में पिछले 6 महीने लगा दिए होते, हमने किसी राज्य, क्योंकि राज्यों से देश बनता है, देश व्यक्तिगत तो कुछ भी नहीं है, हमने राज्यों की एक एक राज्य की जिम्मेदारी, आपके पास इतने सांसद हैं, आप उन सांसदों को काम बांट देते, आपके पास मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे फॉलो अप लेते, घर के भीतर भले ही पिता को छोटा लड़का या बड़ा लड़का नहीं पसंद हो, विचारधारा नहीं भी पटती हो, घर से उसको भगा नहीं देता, वो उसकी भी इच्छाएं पूरी होती है, उसकी भी आकांक्षाएं पूरी होती हैं, जिम्मेवारी के साथ हर एक चीज उसकी की जाती है। हम एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, हमारी जिम्मेवारी थी कि हर राज्य में रेमडेसिविर हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, वैक्सीनेशन हो, हम बराबर की मात्रा में या जहां जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के आधार पर, यदि कुंती को पता था भीम को ज्यादा खाना लगता था तो वो उसके लिए वैसी व्यवस्था करके रखती थी
उन्हें मालूम था कि भैया भीम को विशेष रूप से मुझे अलग से देना पड़ेगा, बाकी 4 एक साथ खाएंगे, भीम अलग खाएगा। हमें यह समझना पड़ेगा किस राज्य में कितनी जरूरत थी, हम उस राज्य के साथ कैसे बर्ताव किए। ये जानवी जी की बात को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो जनता यदि समझ रही है तो इसके परिणाम आने वाले वक्त में निकलेंगे। इसका हर्जाना कहिए या मेहनताना कहिए, दोनों निकल कर के आएगा उनके पक्ष में जिन्होंने बहुत कुछ किया और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। दीपक जी। जानवी जी, आपको बताऊंगा मैं, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शायद बड़े ध्यान से सुन रही क्या? नहीं नहीं, मतलब क्या लगता है? मैं जैसे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली से 1000 किलोमीटर करीब पड़ता है एक ऑक्सीजन जो टैंकर होता है उसको लाने में, और -135 डिग्री का उसका टेम्परेचर होना चाहिए। वो अलग तरह का टैंकर होता है, उसका उस पे लाया जाता है ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या हम 6 महीने में हमने कुछ भी नहीं किया? हमने किया ना, हमने हमारी ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट को 700% बढ़ा दिया। हमने जो बिड्स लिए थे ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, उसको 150 के करीब बिड्स लिए थे, लेकिन उसमें से 30 भी पूरे नहीं किए। हमारी जो कोविड टास्क फोर्स थी वो लोग तो इतने चिल घूम रहे थे कि फरवरी में मिले ही नहीं कि जरूरत ही क्या है। जब फरवरी मार्च में केसेस बढ़ने शुरू हुए तब भी हमने सीरियस नहीं लिया। हमने बहुत कुछ किया और ये बहुत कुछ का हर्जाना ही हमको मिलेगा। और जहां तक बात रही कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वो तालमेल की, वो एक फैक्टर रहता है कि जैसे महाराष्ट्र में था कि भाई चीफ मिनिस्टर ने एलिजिडली कॉल किया और प्रधानमंत्री रैली में थी इसलिए आंसर नहीं कर पाए, तो क्या गुजरात के चीफ मिनिस्टर कॉल करते तो भी क्या ऐसा ही रिस्पॉन्स रहता? हमको नहीं पता। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि उत्तर प्रदेश कि जहां पे वही सरकार है जो केंद्र में भी है, वो उस बात का हर्जाना भर रहे हैं कि वहां पे भाजपा की सरकार है। वहां पे वे लोग आंकड़ा छिपाने में इतना लगे हुए हैं कि मदद पहुंचाना तो दूर की बात है, वो लोग एक्नॉलेज करने को ही तैयार नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है। वहां के चीफ मिनिस्टर बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी चीज की। मतलब हमारे यहाँ कॉमेडियंस कहते हैं कि भारत में हम लोगों को कोई कॉमेडी नहीं करने देता, राजनेता ही सारी कर लेते हैं। ये तो ट्रेजेडी में कॉमेडी वाली बातें ये लोग कर रहे हैं। तो ये चीज ना कई बार केंद्र और राज्य में सेम सरकार है तो लोग ही हर्जाना भुगतते हैं, और अलग सरकार है तो भी लोग ही हर्जाना भुगतते हैं। तो वही चीज है कि लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे, 5 साल की साइकिल से ऊपर नहीं उठ पा रहे, और इसका हर्जाना हम सभी मिलके चुका रहे हैं। मैं इसको कंक्लूजन, काफी एक हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो एनालिसिस शुरू करूंगा। क्या इस पेंडेमिक के बाद तीसरा फेज जब आएगा, अभी तीसरा फेज आएगा इसका, ये डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है कि तीसरा फेज इसका आएगा, और उसके बाद क्या कुछ देश में राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? थर्ड फेज तो आएगा ही। तो जो हम अभी जो देख चुके हैं, जो हम फेस कर चुके हैं सेकेंड वेव से पैंडेमिक का, तो उसके बदौलत हम हमारी राजनीति में सुधारना लाएंगे। हम वही राजनीति चलने नहीं देंगे जो कि अभी चल रही है, क्योंकि हमें फिर से वही पैंडेमिक नहीं देखना है। हमें पैंडेमिक को नष्ट करना है, सो दैट हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सके। नहीं, थर्ड फेज तो पहले आ जाएगा, चुनाव में 2024 के पहले आ जाएगा। हाँ, तो उसके लिए तो है ना, हमें वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन करना पड़ेगा हर जगह, हर राज्य में। जितना एक राज्य, एक दिन का एक राज्य, ऐसे हर राज्य एक एक दिन लेता है, पूरा वैक्सीनेशन करता है, तो क्यों नहीं ये बीमारी पूरी जा सकती है। अगर ये सीरियसली अगर इस स्टेप को लिया जाए तो ये निकल सकता है, जड़ से निकल सकती है बीमारी, लेकिन निकालने के लिए हमें वो प्रयास करने हैं। मैं आपके पास आऊंगा जी। क्या हम फिर वही राजनीति करेंगे थर्ड फेज के बाद?
राजनीति करते आए हैं। जी दीपक जी, हम सुधरे ही कब थे जो अब सुधर जाएंगे? राजनेता वो कौम होती है जो कभी सुधरती नहीं है। यदि हमें सुधरना होता तो शायद हम बहुत पहले सुधर गए होते। हम अभी वही करेंगे यकीनन, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में चुनाव हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे अस्तित्व की लड़ाई हो सकती है। अस्तित्व बचाने हैं क्योंकि हमें भावी प्रधानमंत्री भी तो चाहिए। तो भावी प्रधानमंत्री के लिए हमारी जद्दोजहद होगी कि हम अपनी उसी सोच को फिर से बरकरार रखेंगे, फिर से हम एक दूसरे पर छीटाकशी करेंगे, फिर से हम अन्य राज्यों के साथ वही भेदभाव करेंगे, और आने वाले दिनों में भी चाहे तीसरा फेस आ जाए चाहे चौथा आ जाए, इलेक्शन सर्वोपरि होगा, चुनाव सर्वोपरि होगा। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह फिर से खड़े होंगे, और सर्वोच्च न्यायालय जिस पर कल तक प्रश्न चिन्ह लगते थे, आज पहली बार जिस तरह से उन्होंने बीच में आकर के अपनी जिम्मेदारी दर्शाई है, ये जिम्मेदारी यदि सभी दर्शाने लगे तो यकीन मानिए आने वाले समय में हम बहुत कुछ नया देख सकते हैं। उम्मीद है, विश्वास नहीं है। दीपक जी। जानवी जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, थर्ड फेज आएगा फिर उसके बाद चुनाव होंगे, तो क्या हमारी जो वोटर है उसकी सोच में कुछ अंतर आपको दिखाई देगा? जी, ये डिपेंड करता है। राजनीति बड़ा मेहनत का काम है ना? तो उसमें ऐसा है कि सर्कमस्टांसेस बनते हैं। मुझे ये लगने लगा कि राजनीति बड़ा मतलब टेक्निकल काम है। जी, टेक्निकल में भी मेहनत जाता है। इसमें सर ऐसा है ना कि हम जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं या जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो राजनीति के छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, जो भी ऑपोजिशन है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अभी ये सिचुएशन बना है ना? और इस सिचुएशन में जो मेहनत करेगा, जो समझेगा, जो काम करेगा, जो जनता के दिल तक पहुंचेगा, जो जनता के साथ एक संवाद स्थापित कर पाएगा, वो इस सर्कमस्टेंस का फायदा उठा सकता है। जनता हमेशा खुले दिल से सबकी बात सुनती है। डिपेंड करता है कि राजनीति में रहते हुए क्या आप जनता के पास संवाद बना सके साथ में। आज जो सत्ता में है उनको आप चाहे कितनी गालियां दे दो, चाहे उनके साथ आप अग्री करो या ना करो, लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि वो एक तरह का संवाद स्थापित कर पाए हैं आपकी जनता के साथ। तो जब तक ऑपोजिशन ये समझता नहीं कि उसको लोगों के बीच जाना होगा, उसको लोगों की समस्याओं को समझना होगा, देखना होगा, दिल से महसूस करना होगा। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने की बात नहीं है, ये लोगों के दिलों को जीतने की बात है। जब तक ये नहीं होगा, समझा नहीं जाएगा, और जब तक इस चीज पे ऑपोजिशन मेहनत नहीं करेगा, तब तक ये परिवर्तन आएगा नहीं। ये रिसोर्स होगा, ये कैपिटल में चेंज नहीं होगा। जी, ये मैं आपसे एक क्वेश्चन और इसी के साथ पूछ लेता हूँ। अमेरिका में चुनाव हुआ, ट्रम्प सिर्फ इसलिए हार गए, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे, वहां के चुनाव पे, वहां 1.5 साल लगता है चुनाव होने में, पूरा प्रोसेस का जो है, और वहां चुनाव आयोग नहीं, बिना चुनाव आयोग के चुनाव होता है। तो पब्लिक ने ट्रम्प को बाहर कर दिया क्योंकि वो कोविड से नहीं लड़ पाए, सेकेंड वेव वहां आ चुकी थी, तो वो कोविड से नहीं लड़ पाए। तो क्या यहाँ ऐसा हो पाएगा? सर वहां पे ना जो एक फैक्टर सबसे ज्यादा काम किया, कि वहां पे क्या हुआ कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिवाइसिव इलेक्शन था। काफी सारे लोगों ने ट्रम्प के लिए वोट किया भी था, लेकिन जो लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया वो कौन लोग थे? वो लोग थे कि जो कलर्ड कम्युनिटीज से थे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से थे। ऐसे वोटरों का रजिस्ट्रेशन कराने का काम, उनके बीच अवेयरनेस फैलाने का काम वहां के कई सारे एक्टिविस्ट कई महीनों से कर रहे हैं, है ना? तो वैसे ही मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग ऐसे ही ट्रम्प को नहीं हराए क्योंकि कोरोना आ गया। उन्होंने बहुत मेहनत करी, लोगों को इस बार का जो वोटर रजिस्ट्रेशन था, जो वोटिंग लेवल था, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, उनका पार्टिसिपेशन था, वो बढ़ाया गया,
क्योंकि उन लोगों ने, एक्टिविस्ट लोगों ने बहुत मेहनत की, ग्राउंड पे काम किया, ग्रास रूट्स पे हद बाहर काम हुआ है उधर। तो वो चीज अगर इंडिया में होती है तो उसका असर दिखेगा, अगर वो नहीं होती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपका रवि क्या कहना है इस पे? जी भैया। जी दीपक जी। हाँ, आपका क्या कहना है? ट्रम्प को जॉर्जिया में काफी वोट मिले, जैसा जानवी जी ने बताया, लेकिन आवाज वो अंततः हार गया क्योंकि कोविड के कारण, वरना वो जीत जाता। दीपक जी, भारत के या अपने देश के लिए चीजें अलग हो सकती है। हमारे यहाँ पर स्थितियां बहुत अलग हैं और हम लोग बुनियादी मुद्दों से जल्दी नहीं जुड़ते, वस्तु स्थितियों से हम नहीं जुड़ते, आने वाली सिचुएशन से हम नहीं जुड़ते, बल्कि आज हमें क्या परोसा जा रहा है हम उससे जुड़ते हैं। यदि हमें बुनियादी बातों की फिक्र और जिक्र होता तो यकीन मानिए कि उसी फिक्र और जिक्र में आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गए होते। ना फिक्र है ना जिक्र है, और जिक्र है तो जिक्र के बाद में फिक्र खत्म हो जाती है। बहुत साधारण सी बात है, आसान नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझना और उसे उस तरह से समझा पाना। दीपक जी। सोनाली जी, आपका क्या कहना है कि अमेरिका में तो ट्रम्प हार गए, लेकिन क्या भारत में वो पुनरावृत्ति हो पाएगी? देखो, वो तो अमेरिका था, वो अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से अपना इलेक्शन लड़ेगा। हम भारतीय हैं, हम एक रिपब्लिक गणतंत्र देश में रहवासी है, तो हम अपना डेमोक्रेटिक वे से ही अपना इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसमें हमारा पार्टिसिपेशन ग्रास रूट लेवल से ही रहेगा। हम कितना भी चाहे हम अमेरिकन स्ट्रेटेजी अप्लाई करें या यूके की स्ट्रेटेजी अप्लाई करें या ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी, वो नहीं, हम 100 साल निकल जाएंगे लेकिन वो हम कभी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेसी से ही चलने वाले हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो आदमी काम नहीं कर रहा है लेकिन हटाना। हाँ, हमें क्योंकि पैंडेमिक ने तो हमें हमारी आंखें खोल दिए हैं, तो अब हम वैसा ही अपना नेता चुनेंगे जो कि हम एक कॉमन ग्रास लेवल पर का है, एक कॉमन मैन, उस लेवल से हम चुनेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच आप तीनों लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली जी, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? सिस्टम तो वही चलेगा, सिस्टम कहाँ चेंज होगा? जो या डेमोक्रेटिक कंट्री में जो अपना चलता है इंडिया में वही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस एक तौर तरीका रहेगा, जो आज हम एक तरीके से देख रहे तो कल जाके दूसरे तरीके से देखेंगे, लेकिन हमारे नेता तो डेमोक्रेटिक वे से ही रहेंगे। दूसरा हम डेमोक्रेसी तो अमेरिका की पुरानी है। हाँ, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन ही उठा सकते, और वहां के चुनाव योग नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे वीडियो है पूरा का पूरा मैंने बनाया है, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है 5 कंट्रीज का पॉलिटिकल साइंस में। तो उसमें एक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1.5 घंटे में पढ़ा जा सकता है, केवल पतला सा बुक है, वो 1.5 घंटे में पढ़ी जाती है। तो पढ़ने में 1.5 घंटे। डेमोक्रेटिक होता है, फेडरलिज्म होता है, सेकुलरिज्म होता है, रिपब्लिकन होता है, हर एक अलग अलग उनके होते हैं, जिसकी वजह से वो एक लोगों को कंट्रोल करते हैं। मीन्स उनका एक चूज इलेक्शन लड़ने का एक तरीका होता है, जो अब हम हमारी कंट्री में हम डेमोक्रेटिक है, तो हम अपने जो नेता होते हैं हम खुद से चुनते हैं, हमारा अधिकार होता है। तो सेकुलरिज्म में या फेडरलिज्म में ये उतना डेमोक्रेटिक इतना ओपन नहीं होता है ना। रवि, आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं एक बार और कि सोनाली कह रही है, क्या वो सही है?
फिर से कहें प्रश्न। सोनाली जी जो कह रही हैं वो कितना सही है? डेमोक्रेसी तो वहां भी है। नहीं देखिए, डेमोक्रेसी। नहीं, डेमोक्रेसी हमारे पास में है, डेमोक्रेसी हमारी है, लोकतांत्रिक देश हम लोग हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश होने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि लोकतंत्र भी उस तरीके का हम मान करके चल रहे हैं। आप देखिए ना, लोकतांत्रिक देश जरूर है, लेकिन क्या लोकतंत्र सही अर्थों में हमारे देश में चल रहा है क्या? वस्तु स्थितियां राज्यों की, राष्ट्रों की अपने अपने आधार पर तय होती हैं। जहां पर आप अमेरिका की बात करते हैं वहां पर दृश्य पूरे बदल जाते हैं, और जब भारत में आप आते हैं तो दृश्य पूरे बदल जाते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दोनों जगह पर एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं पूरी तरह से अलग है। लोकतंत्र जरूर हमारे देश में है, पर लोक और तंत्र दोनों एक दूसरे से विभाजित है। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको कि लोक और तंत्र यदि एकजुट होते, जितनी समस्याएं हम देखते हैं, गरीबी हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, अन्य चीजें हो, इतना आसान नहीं होता तंत्र को तोड़ करके। हमारे यहां तो बनता ही तंत्र इसलिए है कि उसके तोड़ने के 10 नियम और तैयार हो जाएं। जी दीपक जी। हाँ जानवी जी, एक क्वेश्चन आपसे लास्ट पूछना चाहूंगा कि मतलब मैंने अभी कल परसों एक मैसेज पढ़ा, बड़ा अच्छा मैसेज आया मेरे पास कि इस महामारी के बाद हम रहें या आप रहें या ना रहें, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य और शिक्षा देके जाएंगे, बता के जाएंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा ज्यादा जरूरी है चर्च, मंदिर और मस्जिद से। जी, जो बात है अमेरिकी डेमोक्रेसी और भारतीय डेमोक्रेसी की, मेरा पर्सनली मानना है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप दोनों का बहुत ही अलग है, उसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकता। बट जो वैल्यू की लड़ाई है कि नफरत और एक्सक्लूजन के सामने इंक्लूजन और को एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है, तो वो जो बेसिक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की लड़ाई है वो दोनों ही देश लड़ रहे हैं। अभी देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में नफरत जीतती है या कौन जीतता है, प्यार जीतता है, एकता जीतती है। और जहां तक भारत की बात है, एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, मेरा पर्सनली भारत की डेस्टिनी में, भारत के नागरिक की सामान्य समझ में जो विश्वास है, मेरी सिर्फ उम्मीद नहीं है, मेरा बहुत ही गहरा विश्वास है कि चाहे देर से हमारा नागरिक समझता है, और भारत की डेस्टिनी इस तरह से नहीं हो सकती। भारत की डेस्टिनी में है कि वो गिरेगी लेकिन वो वापस उठेगी, और जब वो उठेगी तब उसकी शान को पूरी दुनिया सलाम करेगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जानवी जी, रवि जी और सोनाली जी।